हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन स्टडी किया था आई और वीडी के बीच। आज हम उसी की कंटिन्यूएशन में आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ। एक्चुअली ओम्स लॉ को मैथमेटिकली कहें या कॉन्सेप्चुअली, दोनों मेथड से आज हम डिराइव करके देखेंगे कि एक्चुअली ये क्या है। मैथमेटिकली बेसिस पर देखें तो आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है हुज लेंथ इज एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप लाइक दिस। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। आप इस कंडक्टर को चाहो तो कई बुक में ऐसे रेजिस्टेंस करके भी दिखा रखा होगा, ऐसे भी दिखा सकते हो। तो यहाँ से एक फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाती है, कल हमने जो डिराइव की थी, I इज इक्वल टू ANEVD। इसको अब आगे और ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ANE, put down the value of ED, that is E tau upon M। AN, E और E मिल के हो गया E स्क्वायर E बाई M इंटू टो। अब E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाई L लिख सकते हैं। जैसे ये सेल है, इसकी पोटेंशियल मान लो V है, ये L लेंथ पे काम कर रही है, तो यहाँ से आप V बाई L करके E की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट डाउन द वैल्यू ऑफ E, दैट इज V बाय L इंटू टो अपॉन M। अब यहाँ से एक बार इज इक्वल टू I, इसको हम थोड़ा सा एक बार चेंज कर देते हैं, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट लिख लें, तो ANE स्क्वायर टो V अपॉन M इंटू L इज इक्वल टू I। यहाँ से V इज इक्वल टू ML अपॉन ANE स्क्वायर टो इंटू I आ जाएगा। अब देखिए किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ फिक्स 9.1 इंटू 10⁻⁻31। L आपके कंडक्टर की लेंथ है वायर की जो आपने ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, n नंबर डेंसिटी है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है जो किसी गिवन मेटल का फिक्स होता है और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हमारे लिए कांस्टेंट। तो मैथमेटिकली इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। या आप इस डायरेक्टली इसको कंपेयर करें तो इस सारी वैल्यू को हम लिख सकते हैं कैपिटल R। V इज इक्वल टू IR। ये एक्चुअली R क्या है, 10th क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। यानी कि प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। किसके लिए, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन किसके लिए, फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स के लिए। तो जो चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना। और ये हर मेटल की कैपेसिटी अलग अलग होती है। आपने लास्ट वीडियो में अगर मेरी ध्यान से देखी होगी तो वहाँ पर देखा था, हमने क्या कहा था कि जैसे ही कोई वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए बाहर आता है तो एक पॉजिटिव आयन का स्पेस यहाँ बन जाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इस पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करता है, और जब ये कोलाइड करता है तो अपनी कुछ एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, तो इसकी स्पीड वीक हो जाएगी, इसका मोशन अफेक्टेड होगा, एनर्जी लूज करेगा। और यही क्या है इसकी ऑब्स्ट्रक्शन। जितनी ज़्यादा ये पॉजिटिव आयन की ऑब्स्ट्रक्शन होंगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर? ओके। अब कंसेप्चुअली बेसिस पर अगर हम देखें तो जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रॉन को ये कोलाइड करता है पॉजिटिव आयन के साथ, इसकी स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंट सब लो हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या करता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसको एक पोटेंशियल फोर्स एक्सप्लोर करता है, जिसकी वजह से तुमने देखा था कि VD जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, तो इनडायरेक्टली VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पोटेंशियल के, और VD किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। सो वाई करंट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन ओम्स लॉ को हमने कैरी कर लिया। ये R रेजिस्टेंस है, ऑब्स्ट्रक्शन है टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, और ये R की वैल्यू मैथमेटिकली हो जाएगी V बाई I। R का यूनिट रहेगा ओम, रिप्रेजेंटेशन है ये, ओम के नाम पर ही जॉर्ज साइमन ओम थे ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है ओम के लिए। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। V की यूनिट होती है वॉल्ट और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। कोई बोले 1 ओम क्या होता है, इफ़ 1 ampere charge is flowing through a potential difference of 1 volt, then we will say the resistance offered by the conductor is 1 ohm.
अब रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम ओम्स लॉ को ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से मैथमेटिकली देखें तो V इज इक्वल टू आई आर, और R हमारा कांस्टेंट है, तो एक तरह से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया। मैथमेटिकली ये Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X यानी कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ करने लग जाएं V और I के बीच, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, और यही ओम्स लॉ को शो करता है। ओम्स लॉ एक फंडामेंटल लॉ है। अगर हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप मीन्स परपेंडिकुलर एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मान लीजिए इस पॉइंट पर, तो ये होगी हमारी V की वैल्यू और I की वैल्यू। V बाई आई हमें किसकी वैल्यू देगा? R की। देन द स्लोप ऑफ सच ग्राफ विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अगर कोई कंडक्टर इस तरह के ग्राफ को फॉलो नहीं करता है एग्जैक्टली, वैसे तो प्रैक्टिकली ऐसा आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत डिफर करके आता है, लेकिन कोई बिल्कुल ही फॉलो ना करे, ऐसे आए या इस तरीके से आए, तो ऐसे कंडक्टर को हम ओहमिक कंडक्टर नहीं कहेंगे, नॉन ओहमिक कंडक्टर कहेंगे, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। ऐसे कंडक्टर को जो मोस्ट प्रोबेबल ऐसी लाइन शो करे उसको हम ओहमिक कंडक्टर कहेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। रीड इट, learn it and do it carefully. Thanks for watching and keep watching.